हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेसम। तो आज की क्लास हमारी सीरीज़ नंबर 9 तो हमने 20,000 MCQ सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसके आगे की अपकमिंग क्लास है। जो भी लोग इस क्लास को ज्वाइन किए हों, मैं उनको बता दूं कि जिनका भी अपकमिंग कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूपी में, एमपी में, बिहार में, किसी भी स्टेट के लिए आपका एग्ज़ाम हो, चाहे आप नॉर्सेट की भी तैयारी क्यों ना कर रहे हों, ये क्वेश्चन उन सभी के लिए हेल्पफुल है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अभी आप लोगों की एज एन रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग अब आपको डेली जितनी भी हमारी क्लासेस होंगी उसमें आपको 5 से 10 MCQ डेली का जो जीके जीएस होगा, जो कि हमारे नर्सिंग फील्ड के लिए इम्पोर्टेंट होगा, वो आपको ऐड किया जाएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आ रहा है इस तरीके का जीके। इसलिए तो आज की क्लास भी उसी के बेस पर है। और जिनका भी अपकमिंग टाइम में एमपी के लिए एग्ज़ाम है उनके लिए ऑफिशियल आंसर कीज अवेलेबल हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट करके उन पेपर्स को ले सकते हैं, या फिर आप जो ऑफिशियल ऐप है मेडिकल एंड नर्सेस हब की ऐप, वहाँ जाके उन पेपर्स को परचेस कर सकते हैं एज यू एस, जहाँ से आपको ईजी रहे। तो जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि रिसेंट में जितने भी अलग अलग जगह के एग्ज़ाम्स होते जा रहे हैं आपको आंसर कीज अपडेट कर दी जाएंगी। तो अभी अपकमिंग अब नेक्स्ट मंथ में भी जो फरवरी है, इसमें आपका एमपी वालों का पेपर है, राजस्थान वालों का पेपर है। तो आप लोग जो भी अदर स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं तो चैनल पे अपडेट किए जाते हैं या फिर कहीं से भी आपको मिल जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग उनको एक बार ज़रूर रिवाइज़ कर लिया कीजिए, ताकि आपके अपकमिंग जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, आपके लिए वो क्वेश्चन हेल्पफुल रहें। यदि जिन्होंने अभी तक हरियाणा की आंसर की नहीं देखी है, प्लीज़ देखिए कि वहाँ पर आपको जो आयुर्वेदा वाले क्वेश्चन थे, आई थिंक 20 से ज़्यादा क्वेश्चन आयुर्वेदिक ऐड किए गए थे। कट ऑफ भी आ चुकी, ज़्यादा हाईएस्ट नहीं गई है। जो लोग अपनी आंसर की OMR आंसर की मैच करना चाहते हैं तो वो भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच स्टेट विल द नेक्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम स्टार्ट। खेलो इंडिया यूथ गेम स्टार्ट होने वाले हैं, तो कहाँ पर स्टार्ट होने हैं? ऑप्शन में है आपको गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका। तो खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स हैं, क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, कहाँ पे होने वाले हैं? 2023 में। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि 30 जनवरी से शेड्यूल किए गए हैं। कब से? 30 है नोरवाक वायरस। तो ये भी जनरली जो नोरवाक वायरस है भी एक कंटेजियस वायरस है, इसके थ्रू लोगों में क्या होगा? डायरिया, वॉमिटिंग। और ये नोरो वायरस के थ्रू होगा। किसके थ्रू? नोरो वायरस के थ्रू होगा। इसका जो साइंटिफिक नाम है नोरवाक वायरस का, क्या है? नोरो वायरस, जो कि आपको या तो गंदा खाना पीना खाने के कारण होगा और इसके कारण वॉमिटिंग वगैरह आपको होगी, डायरिया होगा। लेकिन जो इबोला वायरस है फ्रूट बैट, चमगादड़ के थ्रू होगा और मेनली ये आपकी लिवर सेल्स, एंडोथीलियल सेल्स और फेगोसाइट सेल को अफेक्ट करेगा। इबोला इंडिया में जितनी भी डिसीज़ होती हैं आपने देखा होगा कि ये जो भी फर्स्ट केस निकलता है कभी कभी वो बहुत सारी डिसीज़ का, चाहे आप निपाह का ले लो, इबोला का ले लो, कोरोना का ले लो, सभी केस आपको केरला से होते हुए आपकी कंट्री में एंट्री करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे अलग अलग कंट्रीज से आते हैं। ज़रूरी नहीं जो डिसीज़ हमारे इंडिया में, जैसे कोविड को ले लो आप, तो ये चाइना से होते हुए हमारे इंडिया में आई थी। फर्स्ट केस केरल में मिला था, फर्स्ट डेथ कहाँ पर हुई थी? कर्नाटक में। तो इसी तरीके से यहाँ पर रोडेंट्स वाली डिसीज़ पूछिए, ज़रूरी नहीं आपको नेक्स्ट टाइम ऑप्शन में इबोला वायरस हो। इबोला की जगह आपको या तो H1N1 फ्लू दे सकते हैं, या फिर आपको जो वर्ड फ्लू के थ्रू डिसीज़ हो रही है वो आ सकता है। कुछ भी ऐसी डिसीज़ जो कि रोडेंट्स के थ्रू होती हैं, प्लेग हो गया आपको, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? इबोला वायरस। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, What information the nurse should consider while collecting the history of a child with suspected rheumatic fever। तो एज अ नर्स आप यदि हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर यदि किसी को rheumatic fever है तो यहाँ पर कौन सी हिस्ट्री आप कलेक्ट करेंगे? लैक ऑफ इंटरेस्ट इन फूड, अ फीवर दैट स्टार्टेड 2 days ago, वॉमिटिंग फॉर 2 days, अ रिसेंट एपिसोड ऑफ फेरेंजाइटिस। rheumatic fever होता किसके कारण है?
ये होता है जनरली बीटा स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया के कारण। अब यदि बार बार आपको रिकरेंट मतलब बार बार फेरेंजाइटिस होता है तो आपके लिए डॉक्टर क्या कहेंगे, आपसे पूछा जाता है, फिर आपके टेस्ट किए जाएंगे, तो उसके बेस पर आपको रूमेटिक फीवर डायग्नोस किया जाएगा। तो बीटा स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया क्या है, इसके लिए पॉजिटिव एजेंट है। बार बार यदि आपको रिकरेंट रिसेंट में फेरेंजाइटिस हुआ है तो उसकी हिस्ट्री यहाँ पे आपकी कलेक्ट की जाएगी। अकॉर्डिंग टू जॉन्स के एग्जाम में आता है रूमेटिक फीवर के लिए 2 क्राइटेरिया यूज़ किए जाते हैं रूमेटिक हार्ट डिसीज़ के लिए एक्चुअल में। तो यहाँ पर एक होता है मेजर क्राइटेरिया, दूसरा होता है माइनर। किसके थ्रू है, जॉन्स के अकॉर्डिंग। जॉन्स के अकॉर्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 2 तरीके के क्राइटेरिया अपनाए जाते हैं। जॉन्स कैफ पाल, यदि फुल नाम पूछें तो जॉन्स कैफ पाल। एक होता है मेजर क्राइटेरिया। मेजर क्राइटेरिया में आपका आता है जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, लुक्स लाइक अ हार्ट मतलब मायोकार्डाइटिस, क्या है, मायोकार्डाइटिस, नोड्यूल्स रहेंगे तो सबक्यूटेनियस हो सकते हैं, इरिथेमा मार्जिनेटम हो सकता है और सिडेनम कोरिया, ये क्या है मेजर क्राइटेरिया। फिर आता है माइनर। माइनर में आपका सीआरपी बढ़ेगा, अर्थ्रेल्जिया होगा, फीवर होगा, ईएसआर लेवल बढ़ेगा, पीआर इंटरवल बढ़ेगा, ल्यूकोसाइटोसिस होगी। अब यहाँ पर ये दोनों इन्होंने क्राइटेरिया बताए, लेकिन इसको डायग्नोस कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर पहले तो थ्रोट कल्चर लिया जाता है, क्योंकि फेरेंजाइटिस को टेस्ट करने में आपका थ्रोट कल्चर लिया जाएगा। एंटी स्ट्रेप्टोलाइलिन ओ टाइटर्स यहाँ पर क्या होगा, एलिवेट होगा। अब यहाँ पर प्लस आपके 2 मेजर क्राइटेरिया, मतलब जो यहाँ पर जॉन्स के अकॉर्डिंग मेजर क्राइटेरिया 5 दिए हुए, इनमें से या तो 2 मेजर क्राइटेरिया हो या फिर 1 मेजर क्राइटेरिया और दूसरे में 2 माइनर क्राइटेरिया हो, तब कंफर्म किया जाता है कि पर्सन को रूमेटिक हार्ट डिसीज हुई है। क्लियर है। यहाँ पर क्या है, जॉन्स के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया है, एग्जाम में आपको आता है मेजर और माइनर क्राइटेरिया। नेक्स्ट वन, द ड्रग यूज्ड फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर इज, तो कौन सी ड्रग है लेबर को इंड्यूस करने में यूज़ की जाती है, मिथार्जिन, अर्गोमेट्रिन, ऑक्सीटोसिन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन। जो मेडिसिन लेबर को इंड्यूस करने में यूज़ की जाती है वो क्या है, ऑक्सीटोसिन, क्या है, ऑक्सीटोसिन। ए बराबर सही तरीके से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन लाएगी, कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, सर्वाइकल डायलिटेशन होगा, तब जाके बेबी बाहर आएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन को पीपीएच कंट्रोल करने में भी यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ये भी आपको एग्जाम में आते हैं, मिथार्जिन, अर्गोमेट्रिन, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन या फिर ड्रग ऑफ चॉइस टू कंट्रोल द पीपीएच, तो एक ही ड्रग है, वो क्या है, ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन। पिटोसिन फॉर्म में जनरली आपको मार्केट में अवेलेबल होती है। नेक्स्ट वन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ इज, तो ऐसी प्रोसेस जिसमें फूड आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा जिससे आपकी ग्रोथ और हेल्थ है जो सही रहे, जरूरी है, और आपको नॉरिशमेंट, नेचुरल साइंस या फिर न्यूट्रिशन। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें आपकी ग्रोथ और हेल्थ के लिए खाना ज़रूरी है, वो कौन सी प्रोसेस है, वो है आपका न्यूट्रिशन। क्या है, न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ फिश। यहाँ पर मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, राजस्थान के एग्जाम में भी आया था आपको, जिनको याद हो, मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। ह्यूमन हार्ट में तो 4 होते हैं, अब फिश में कितने होंगे, 2, 5, 3, 4। तो फिश में 2 चैम्बर होते हैं, ओनली एट्रियम और वेंट्रिकल। ये देखिए एट्रियम और वेंट्रिकल होते हैं, और बाकी का काम इनमें गिल्स और जो सिस्टमेटिक कैपिलरीज हैं वो कर देते हैं। यदि फिश के हार्ट में पूछे 2 चैम्बर होते हैं, वेंट्रिकल जो कि ब्लड आउट ऑफ द हार्ट, जो हार्ट से ब्लड को बाहर निकालेगा, और एट्रियम रिसीव करेगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग, तो ईडीडी कैसे कैलकुलेट की जाती है, जॉन्स फार्मूला से, नेगल्स फार्मूला से, वुड्स फार्मूला से कि रॉबर्ट फार्मूला से। तो आपने चारों फार्मूला पढ़े हैं नर्सिंग में, मेनली आपने जॉनसन फार्मूला पढ़ा है और नेगल्स पढ़ा है। तो कौन से फार्मूला से जो ईडीडी कैलकुलेट की जाती है,
तो वो है यहाँ पर आपका नेगल्स फार्मूला। क्या है? नेगल्स फार्मूला। और जो जॉनसन्स फार्मूला है जो कि फीटल वेट को, यदि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में फीटस है यूट्रस में ही, तो वहाँ पर कितना वेट है उस फीटस का आप सोनोग्राफी करवाते हैं, तब आपने देखा होगा कि आपकी सोनोग्राफी में लिख दिया जाता है कि बच्चा 2.5 kg का है, 500 ग्राम का है, या फिर बच्चे का वजन 2 किलो से ज़्यादा है, तो ये चेक किया जाएगा। तो ये पता किया जाता है क्योंकि आपके यूट्रस में या फिर डायरेक्ट आपके जो गर्भाशय है उसमें आपके डायरेक्ट कोई भी मशीन सेट करके तो पता नहीं किया जाएगा कि बच्चे का वजन यूट्रस में कितना है। तो इसमें अपनाया जाता है क्या? जॉन्स फार्मूला, और इसके अकॉर्डिंग फीटल वेट है जो ग्राम में निकाल के लाया जाता है। नेगल्स फार्मूला यूज होता है ईडीडी कैलकुलेट करने के लिए। बेस्ट और मोस्ट एक्यूरेट फार्मूला है ईडीडी कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज द लीगल डेफिनेशन ऑफ डेथ दैट फैसिलिटेट्स ऑर्गन डोनेशन पर्टेन्स टू द सजेशन ऑफ। तो डेथ है जो लीगल डेफिनेशन क्या है डेथ की, मरने की लीगल डेफिनेशन क्या है? क्या स्टॉप होगा, सजेस्ट होगा, बंद होगा जब हम कंसीडर करेंगे कि पर्सन लीगली मर चुका है। पल्स, फंक्शन ऑफ द ब्रेन इन इट्स एंटायरिटी, रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी फंक्शंस। क्या किसके थ्रू आप बताएंगे कि पर्सन की है जो डेथ हो चुकी है लीगली? तो यहाँ पर जब भी आपको ये पूछा जाता है तब आता है ब्रेन। क्या है? जब आपका दिमाग काम करना बंद कर जाए, पूरे तरीके से सजेस्ट हो जाए, सजेस्ट का मतलब स्टॉप होना, तब क्या किया जाएगा? पर्सन को लीगली डेथ कंसीडर किया जाएगा। इसकी स्टेज आती है एग्ज़ाम में आपको, जो बॉडी के डेथ होने के बाद राइगर मॉर्टिस, स्टिफनेस, ये सब स्टेज आती हैं आपको। तो आपको एक बार अपने वो पॉइंट्स से क्लियर रखना है। एग्ज़ाम में आपको आते हैं कि बॉडी कब डिकम्पोजिट होना स्टार्ट होती है, कब राइगर मॉर्टिस होगा, कितने टाइम के बाद बॉडी ठंडी पड़ने लगती है, कितना रूम टेम्परेचर पर बॉडी कंटिन्यूस क्या हो डिकम्पोजिट होना स्टार्ट हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर लीगल डेथ के लिए यदि आप, क्योंकि यदि आपके जो रेस्पिरेटरी फंक्शंस है उसमें कुछ स्टॉपेज देखने को मिलती है तो पर्सन को वेंटिलेटर पर रख दिया जाता है, लेकिन ब्रेन के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता। नेक्स्ट वन, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। तो स्पर्म का प्रोडक्शन किस प्रोसेस के थ्रू होगा? ओव्यूलेशन के, oogenesis के, स्पर्मेटोजेनेसिस के, या फिर जेस्टेशनल के? किस प्रोसेस के थ्रू स्पर्म का प्रोडक्शन होगा? ओव्यूलेशन में एग रिलीज होगा, oogenesis में क्या होगा? जो ओवा है उसका फॉर्मेशन होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और जेस्टेशनल का मतलब है प्रेगनेंसी स्टेज। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनाल्जेसिक ड्रग लैक्स एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। यहाँ पर ये देखिए कौन सी एनाल्जेसिक ड्रग है, NSAID मेडिसिन हमने पढ़ी है, तो यहाँ पर उनमें से ऐसी कौन सी एनाल्जेसिक ड्रग है जिसके पास एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन नहीं है, मतलब वो एज एन एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पर काम नहीं करेगी, ओनली एनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक के तौर पर ही काम करेगी। पिरोक्सिकैम, डाइक्लोफेनेक सोडियम, आइबुप्रोफेन, या फिर पैरासीटामोल, कौन सी मेडिसिन है जिसके पास एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन नहीं है लेकिन वो एक एनाल्जेसिया है, एनाल्जेसिक है? तो वो है आपकी यहाँ पर पैरासीटामोल। एसिटामिनोफेन और पैरासीटामोल दोनों सेम है, और ये क्या है? एनाल्जेसिक की तरह काम करेंगी, एंटीपायरेटिक की तरह काम करेंगी, लेकिन ये एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन का काम नहीं करेंगी। क्या है? एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन की तरह काम नहीं करेंगी पैरासीटामोल। यदि आपको पैरासीटामोल की जगह एग्जाम में ऑप्शन में एसिटामिनोफेन आ जाए तो आप उसको भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही मेडिसिन हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज द मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज। मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कौन सा है? ब्लैडर, किडनी, रेस्पिरेटरी, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम? तो मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है यहाँ पर क्या? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। पर्सन को जनरली हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और नोजोकोमियल इन्फेक्शन कब होता है? हॉस्पिटल में आने के 48 घंटे के बाद।
कब? हॉस्पिटल में आने के 48 घंटे के बाद वो सबसे पहले पर्सन को निमोनिया डेवलप होता है। आप खुद यदि हॉस्पिटल में रुकेंगे 48 घंटे, उसके बाद आपको कोल्ड, कफ, सर्दी इस तरीके से सबसे पहले होगा, देन आफ्टर कुछ और प्रॉब्लम होगी। तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि जो सबसे पहले सिस्टम अफेक्ट होगा वो क्या होगा? आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट वन, नॉर्मल प्रेगनेंसी पीरियड इन ह्यूमन बीइंग इज। तो ह्यूमन बीइंग में नॉर्मल प्रेगनेंसी पीरियड कितना होता है? 250 दिन, 270 दिन, 280 दिन या फिर 300 दिन। कितना टाइम पीरियड प्रेगनेंसी में नॉर्मल होगा? तो ये होता है कितना? 280 दिन। कितना? 280 डेज। नेक्स्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन आर दी फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो सभी साइन है प्लेसेंटल एक्सपल्सन के, सॉरी प्लेसेंटा सेपरेट होने के, डिटैच होने के, किसी एक को छोड़कर। राइज ऑफ टेम्परेचर, लेंथनिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड एट वुल्वा, शिवरिंग या फिर गस ऑफ ब्लड। तो सब कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन ब्लड जो बॉडी का टेम्परेचर है नहीं बढ़ेगा। 3 क्लासिकल साइन होते हैं प्लेसेंटल सेपरेशन। A new initiative for child health screening and early intervention for birth defects, disease, deficiency and developmental delay। अब देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन यदि ध्यान से देखते हैं, ये अभी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, आई थिंक महाराष्ट्र CHO में क्वेश्चन आया है, वहाँ पर डायरेक्ट नहीं पूछा था, उसमें भी इसी तरीके से पूछा गया था कि एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें बच्चों की स्क्रीनिंग और अर्ली इंटरवेंशन किया जाएगा। बर्थ से लेके किस एज तक पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि जन्म के टाइम पे यहाँ पे जन्म से लेके जो भी डिफेक्ट है, डेफिशिएंसी, डेवलपमेंटल डिले है और डिसीज़ है, 4 Ds हैं यहाँ पर इसमें ऐड किए गए हैं जन्म से लेके 18 साल तक की एज ग्रुप के बच्चों में, बर्थ टू 18 ईयर्स तक में। तो ये कौन सा प्रोग्राम है? NSSK, RBSK, JSSK या फिर JSY। तो यहाँ पर एक है NSSK, क्या है? NSSK नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। क्या है? नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। फिर है यहाँ पर दूसरा RBSK राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, फिर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना लास्ट में है जो। वे चारों में से आपका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर स्क्रीनिंग है और इंटरवेंशन है बर्थ से लेके 18 साल तक की एज ग्रुप में, तो ये है RBSK प्रोग्राम। कौन सा? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। नेक्स्ट वन इज द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स केम इनटू फोर्स इन इंडिया ऑन। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को किस तरीके से हैंडल करना है, इसके लिए एक रूल लाया गया था इंडिया में। तो कब आया था? 28 जुलाई 1998 में, 28 जून 1998, 28 जुलाई 1999, फिर 28 जून 1999 में। तो BMW मैनेजमेंट और हैंडलिंग के तहत एक रूल लाया गया था, उसके अकॉर्डिंग ये कब इनेक्ट हुआ था? तो हुआ था इंडिया में 28 जुलाई 1998 से 28 जुलाई 1998 से इसको स्टार्ट किया गया था। MTP एक्ट आएगा आपको, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट आएगा, तो नेशनल हेल्थ पॉलिसीज आ सकती हैं आपको, या फिर पास्को एक्ट आ सकता है, जुवेनाइल एक्ट आ सकता है। ये हमने नर्सिंग में आपके आई थिंक जो जुवेनाइल, पास्को, ये सभी एक्ट कब पढ़े हैं? 3rd ईयर और 2nd ईयर में आपने पूरे एक्ट वगैरह पढ़े हैं, लेकिन आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट वन इज सडन अटैक ऑफ शिवरिंग अकम्पनीड बाय रैपिड राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज। सडन अटैक ऑफ शिवरिंग, अचानक से आपको ठंडी लगती है जिसमें आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई जाता है, तो ये क्या है? क्राइसिस है, राइगर है, लाइसिस है कि हीट एग्जॉशन है। तो सडन अटैक ऑफ शिवरिंग जो आपको कपकपी लगती है वो अचानक से आपको कंटिन्यू 5 से 10 मिनट तक कंटिन्यू रहती है और आपका बॉडी टेम्परेचर एक पीक लेवल पे पहुंच जाता है, तो वो कहलाता है राइगर। ये चीज़ मैंने अपने बेटे में होते हुए कई बार देखी है, जो कि एज एन फिट्स से भी यदि फिट्स आते हैं तो वो 2-3 मिनट में ठीक हो जाते हैं, लेकिन राइगर का जो अटैक होता है 5-5, 10-10 मिनट तक कंटिन्यूस चलता है, जिसमें पर्सन को, और एक क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो मसल्स है उतनी हीट, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर इतना ज़्यादा बन रहा है
उसको हैंडल नहीं कर पा रही हैं, तब आपको क्या आता है, राइगर्स अटैक आना स्टार्ट हो जाता है। और इसमें आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत फास्ट तरीके से पीक लेवल पे पहुंच जाता है। और जब बॉडी का टेम्परेचर 103 या फिर 104 डिग्री फ़ारेनहीट पे होता है तभी राइगर्स अटैक आते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा सिवरिंग होगी, चाहे आप कितना भी कवर कर दो। या फिर कवर यदि आप ज़्यादा कवर करते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर और ज़्यादा हाई होगा। ऐसे केस में आपको करना क्या है, यदि किसी को भी राइगर्स आते हैं तो आपको विंडोज़ ओपन करनी है और जो ल्यूक वार्म वाटर है उससे स्पंजिंग करना है। लेकिन जब राइगर अटैक आ रहा हो उस टाइम पर कभी भी स्पंजिंग आप ना करें, अदरवाइज पर्सन को और ज़्यादा राइगर्स आएंगे। वैसे केस में आप पर्सन को वार्म लिक्विड फ्लूइड है जो दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टोटल नंबर ऑफ विटामिन ए डोज गिवन टू बेबी अप टू 3 ईयर ऑफ एज। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विटामिन ए के टोटल कितने डोज दिए जाते हैं। तो 3 साल तक के एज ग्रुप में कितने डोज दिए जाएंगे, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6। तो विटामिन ए के 3 साल तक के एज ग्रुप में 5 डोज हैं जो दिए जाएंगे। कितने, 5 डोज हैं जो दिए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द वैक्सीन दैट शुड नॉट बी गिवन टू द बेबी ऑफ HIV पॉजिटिव मदर। तो यदि माँ HIV पॉजिटिव है, माँ को यदि HIV पॉजिटिव है तो जो बेबी बॉर्न हुआ है उसको कौन सी वैक्सीन नहीं देंगे, रुबेला, हेपेटाइटिस बी, BCG या फिर DPT। तो यदि माँ को HIV पॉजिटिव है और जो बच्चा हुआ है तो उसमें भी चांस हो सकते हैं, तो ऐसे बेबी में आप BCG वैक्सीन नहीं देंगे, क्योंकि जो BCG वैक्सीन हम देते किससे बचाने के लिए, TB से बचाने के लिए। इनकेस बच्चे को क्या है, HIV पॉजिटिव माँ से जो बच्चा हुआ है, इनकेस बच्चे को भी एड्स से HIV होता है, तो जो BCG वैक्सीन के जो आपने दिया तो प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन जो इनके इनएक्टिवेटेड जो भी यहाँ पर कंटेंट यूज़ किया गया है वो बच्चे को और ज़्यादा हार्मफुल रहेगा। इसीलिए 2 वैक्सीन है एज एन स्टडी के तौर पर हम कहें या फिर रिसर्च के तौर पर देखते हैं तो एक तो OPV को और दूसरा BCG। लेकिन फर्स्टली BCG को कंसीडर किया जाता है कि यदि माँ HIV पॉजिटिव है और जो बच्चा हुआ है तो उसको BCG नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट इज कोरोनरी आर्टरी डिसीज विच रिलीव्ड बाय रेस्ट एंड नाइट्रोग्लिसरीन। तो एक कोरोनरी आर्टरी डिसीज है इनमें से जो कि रेस्ट करने से और नाइट्रोग्लिसरीन देने से ठीक हो जाएगा, मतलब थोड़ा रिलीफ मिलेगा, ठीक तो नहीं होगा, रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। तो कौन सी है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, एंजाइना, अरिथमिया या फिर हार्ट ब्लॉक। तो ऐसी कोरोनरी आर्टरी डिसीज जिसमें आपने थोड़ा रेस्ट किया और सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन आपको दे दी तो है एंजाइना। क्या है, एंजाइना अटैक और चेस्ट पेन, जिसमें आपको सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाएगा अंडर द टंग और थोड़ा रेस्ट करने से आपको आराम मिलेगा। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। तो साइको एनालिसिस के फादर कौन है, इवान पाब्लो, विलियम वुंडर, सिगमंड फ्रूड या फिर विलियम्स जेम्स। तो यहाँ पर जो साइको एनालिसिस के फादर हैं वो है सिगमंड फ्रूड। कौन है, सिगमंड फ्रूड। नेक्स्ट वन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज सीक्रेटेड बाय। हमने ये हाइड्रोसेफेलस में बहुत अच्छे से पॉइंट पढ़ा है CSF का। तो CSF फ्लूइड कहाँ से सीक्रेट होता है, स्पाइनल कॉर्ड से, सेरिबेलम, कोरोइड प्लेक्सस या फिर सेरिब्रम। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीक्रेट होता है कहाँ से, कोरोइड प्लेक्सस से। कहाँ से, कोरोइड प्लेक्सस से सीक्रेट होता है। जब यदि यही ज़्यादा हो जाए तब पर्सन को क्या डेवलप होता है, स्पाइनल फ्लूइड का लेवल ज़्यादा हो जाए, दैट मीन्स कोरोइड प्लेक्सस ने बहुत ज़्यादा सीक्रेशन किया और एक्यूमुलेशन हो गया आपकी बॉडी में, प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाया, तब होता है हाइड्रोसेफेलस। जो बड़े सिर वाला आपने बच्चा देखा है वही। नेक्स्ट वन इज मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग। तो मायोपिया में किसके थ्रू ट्रीट किया जाएगा, सिलेंड्रिकल लेंस से, बायोफोकल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉनकेव लेंस से। तो मायोपिया करेक्ट किया जाता है किससे, कॉनकेव लेंस से। किससे, मायोपिया के लिए कॉनकेव लेंस से जो यूज़ किया जाता है। कॉन्वेक्स जो फार साइटेडनेस है उसके लिए यूज़ किया जाएगा, हाइपर मेट्रोपिया के लिए। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अ टर्म बेबी
which have hypoglycemia blood glucose level will be। यदि बच्चा हाइपोग्लाइसेमिक है, टर्म बेबी है, 37 वीक के बाद पैदा हुआ है, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होगा यदि उसको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है तो लेस देन 20 mg पर DL, लेस देन 70 mg पर DL, लेस देन 30 mg पर DL, या फिर लेस देन 50 mg पर DL। तो यदि बच्चा टर्म बेबी है और हाइपोग्लाइसीमिक है तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा लेस देन 50 mg पर DL। कितना? लेस देन 50 mg पर DL। जनरली होता तो है 40 mg पर DL से भी कम, लेकिन यदि यहाँ पर फर्स्ट डे ऑफ लाइफ की बात करें तो 40 से 60 mg पर DL होगा, लेकिन दूसरे दिन 50 से 90 mg पर DL। यदि यहाँ पर डायरेक्ट टर्म बेबी के लिए पूछें तो 50 mg पर DL से भी कम होगा यदि बच्चा कैसा होगा, हाइपोग्लाइसेमिक होगा। तो ये देखिए यहाँ पर आप चाहें तो इसका एक है जो नोट डाउन कर सकते हैं कि फुल टर्म इन्फेंट है जिसका जो 72 घंटे से भी ज़्यादा होगा उसके बॉर्न हुए, तो उसका यदि हाइपोग्लाइसेमिक कैटेगरी पूछें तो लेस देन 60 mg पर DL होगा। लेकिन फुल टर्म न्यूनेट जिसको 72 घंटे 0 से 72 घंटे हुए हैं तो 40 mg पर DL से कम, और जिसको 0 to 72 घंटे हुए हैं लेकिन बच्चा प्री टर्म है, बच्चा प्री टर्म न्यूनेट है, तब लेस देन 50 mg पर DL। यहाँ पर कहा है कि टर्म बेबी है, बेबी टर्म है मतलब 37 वीक के बाद हुआ है लेकिन हाइपोग्लाइसेमिक है तो उसका ग्लूकोज लेवल कितना होगा, 50 mg पर DL से भी कम। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हेन परफॉर्मिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस और स्टेप ऑफ एब्डोमिनल असेसमेंट। तो एब्डोमिनल असेसमेंट के लिए जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या होगा, तो जो करेक्ट सीक्वेंस होता है वो होता है आपका इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकसन एंड पाल्पेशन। यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शन इसलिए नहीं बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पाल्पेशन और परकसन इंस्पेक्शन और ऑस्कल्टेशन के बाद किए जाते हैं। तो यहाँ पर इंस्पेक्शन पहले होगा, फिर ऑस्कल्टेशन होगा, परकसन होगा और पाल्पेशन होगा। स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, क्या कहलाएगा। तो यहाँ पर स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो रही है तो वो कहलाएगा क्या, गायनेकोलॉजी। क्या कहलाएगा, गायनेकोलॉजी। यदि मिडवाइफरी होता तो जो चाइल्ड बर्थ के टाइम पर जो प्रेग्नेंट लेडी है, चाइल्ड बर्थ के टाइम पर जो प्रोसेस हो रही है वो क्या कहलाएगी, मिडवाइफरी। फिर आता है यहाँ पर ऑब्स्टेट्रिक। तो ऑब्स्टेट्रिक में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो डिसीज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, लेबर टाइम है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर ऑब्स्टेट्रिक में है जो इंक्लूड की जाएंगी। तो यहाँ पर ऑब्स्टेट्रिक क्या है, द फील्ड ऑफ स्टडी कंसंट्रेटेड ऑन प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ ऑन द पोस्टपार्टम पीरियड। तो ऑब्स्टेट्रिक और मिडवाइफरी दोनों कॉमन मिलते जुलते टर्म है, लेकिन गायनेकोलॉजी में ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी की जाएगी। इसमें प्रेगनेंसी स्टेज है जो गायनेकोलॉजी में इंक्लूड नहीं की जाएगी। और जो ऑब्स्टेट्रिक है इसमें प्रेगनेंसी और इसके जो भी डिसऑर्डर होते हैं स्पेशली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के। मिडवाइफरी में क्या होगा, और जो ऑब्स्टेट्रिक है इनमें 15 से 45 साल तक जो फर्टाइल एज ग्रुप माना जाता है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप माना जाता है, उसकी स्टडी किस में की जाती है, ऑब्स्टेट्रिक एंड मिडवाइफरी में। लेकिन गायनेकोलॉजी में ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी की जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर इन मेडिकल स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमने जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी क्या कहलाएगी, गायनेकोलॉजी। नेक्स्ट है यहाँ पर इन मेडिकल स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी क्या कहलाएगी, एंड्रोलॉजी, इकोलॉजी, गायनेकोलॉजी या फिर सोशियोलॉजी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एंड्रोलॉजी। स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या कहलाता है, एंड्रोलॉजी। और जो यहाँ पर इकोलॉजी है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जिसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका किसी दूसरे फिजिकल सराउंडिंग से, एनवायरनमेंट से क्या कनेक्शन है, वो क्या कहलाएगा, इकोलॉजी। सोशियोलॉजी में क्या है, सोसाइटीज़ की स्टडी की जाएगी। तो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी पूछते हैं तो क्या है, एंड्रोलॉजी। नेक्स्ट वन इज विच ऑर्गन और स्ट्रक्चर इज नोन एज द फीमेल गोनेट्स।
बेसिक क्वेश्चन है आपके 25-30 मिनट में पूरे कवर हो जाएंगे, जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो यहाँ पर फीमेल गॉनेट्स कौन से हैं? ओवरी, सर्विक्स, यूट्रस या फिर मायोमेट्रियम। फीमेल गॉनेट्स का मतलब है जो क्या करेंगे, ओवम का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर फीमेल गॉनेट्स का मतलब है यहाँ पर क्या है, फीमेल गॉनेट्स क्या है, ओवरी। ओवरी कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करने में हेल्प करते हैं फीमेल में। और मेल गॉनेट्स की बात करें तो क्या है, टेस्टिस। आपको याद रखना है, यदि फीमेल गॉनेट्स पूछते हैं तो ओवरी, मेल गॉनेट्स क्या है, टेस्टिस। अब इनका बेसिक जो हार्मोन है जिसके कारण इनको ये कहा जाता है, तो ओवरी क्या करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करती है, ओवुलेशन की प्रोसेस करेगी, ओवम का फॉर्मेशन करेगी। मेल गॉनेट्स क्या करते हैं, मेल गॉनेट्स कौन से हैं, टेस्टिस। टेस्टिस कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और ये मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करने में हेल्प करते हैं। चीज़ आपको याद रखनी है, यदि फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल मानते हैं तो क्या है, एस्ट्रोजन। और मेल में कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, यदि मेल के लिए पूछें तो क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द साइज ऑफ ओवम। तो ओवम की क्या साइज है, 130 माइक्रोन, 50 माइक्रोन, 90 माइक्रोन या फिर 80 माइक्रोन। तो ओवम के लिए क्या कहा जाता है, ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल्स। क्या कहा जाता है, ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है, ओवम। और इसकी साइज कितनी होती है, 130 माइक्रोन। कितनी, 130 माइक्रोन। और स्पर्म की कितनी होती है, 50 माइक्रोन। आपको दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या है, स्पर्म। नेक्स्ट वन इज विच सेल इज नोन एज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। तो सबसे बड़ी और लार्जेस्ट सेल कौन सी है ह्यूमन बॉडी की, ओवम, स्पर्म, न्यूरॉन या फिर नर्व। तो आपको पता है कि लार्जेस्ट सेल क्या है, ओवम, जिसकी साइज कितनी होती है, 130 माइक्रोन। और यदि स्मॉलेस्ट सेल पूछते हैं ह्यूमन बॉडी की तो सबसे छोटी सेल्स कौन सी हैं, स्पर्म। यहाँ पर अब यहाँ पर स्मॉलेस्ट सेल फीमेल में पूछते हैं तो क्या है, प्लेटलेट्स। याद रखना है आपके लिए, यदि पूरी ह्यूमन बॉडी में पूछते हैं लार्जेस्ट सेल तब क्या है, ओवम। स्मॉलेस्ट पूछते हैं तो स्पर्म। लेकिन यदि फीमेल में स्मॉलेस्ट सेल पूछते हैं तो क्या है, प्लेटलेट्स। और मेल में लार्जेस्ट सेल पूछते हैं तो न्यूरॉन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ ओवम। दैट मीन्स ओवम कितने टाइम तक है जो लाइफ रहेगा, आफ्टर दैट ये डेड हो जाएगा। ऑप्शन में 12 to 24 आवर, 72 आवर्स, 80 आवर्स या फिर 8 आवर। लाइफ स्पैन ऑफ ओवम की बात हो रही है, तो लाइफ स्पैन और जो ड्यूरेशन है, जीवन काल है ओवम का, कितना होता है, 12 to 24 आवर। आफ्टर दैट क्या हो जाता है, इसकी जो काम करने की क्षमता है वो क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी और डेड हो जाएगा। तो ओवम का लाइफ स्पैन टाइम कितना होता है, 12 से 24 घंटे। और स्पर्म का लाइफ टाइम कितना होगा, लाइफ स्पैन तो कितना होगा, 48 से 72 घंटे। इजी क्वेश्चन है यहाँ पर। ओवम का लाइफ स्पैन 12 से 24 घंटे, स्पर्म का लाइफ स्पैन 48 से 72 घंटे। नेक्स्ट वन इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ओवरी इज मेड अप ऑफ। तो ओवरी की जो सबसे बाहरी लेयर है किससे बनी होती है। ऑप्शन में है यहाँ पर सिंपल क्यूबाइडल सेल्स, स्टेरियोसीलिया, स्ट्रोमा या फिर सीलिया। तो यहाँ पर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ओवरी की किससे बनी होती है, सिंपल क्यूबाइडल सेल से। आपको यदि इस टाइप के इजी क्वेश्चंस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपको मैं डेली जो अदर नर्सिंग की हमारी क्लासेस होती हैं उनके अलावा एक इस तरीके की क्लास भी आपको करवाई जाएगी, जिससे आपकी गायनेकोलॉजी, मिडवाइफरी, ऑब्स्टेट्रिक ये तीनों स्ट्रॉन्ग होंगी एग्जाम पर्पज से। तो आउटर मोस्ट लेयर क्या है, ओवरी की सिंपल क्यूबाइडल सेल से बनी होती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, और जो सिंपल क्यूबाइडल सेल्स हैं जनरली विसरल पेरिटोनियम को ही मॉडिफाइड करके बनाई जाती हैं। नेक्स्ट वन इज फैलोपियन ट्यूब्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज। तो फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है, ओविडक्ट, फॉलिकल्स, फिम्ब्री या फिर ल्यूटियम। तो फैलोपियन ट्यूब्स, तो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब्स को हम और क्या कहते हैं, ओविडक्ट, यूट्राइन ट्यूब, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब का एक जो मेन काम है वो क्या होता है, होता है फर्टिलाइजेशन। अब फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है, तो एम्पुला में। याद रखना है आपको ये। नेक्स्ट वन इज
व्हाट इज द अनदर टर्म यूज्ड फॉर निडेशन? निडेशन के लिए दूसरा और क्या वर्ड है जो यूज किया जाएगा? ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन या फिर नन ऑफ द अबव? तो निडेशन जो वर्ड है इसके लिए दूसरा क्या टर्म यूज होता है? इम्प्लांटेशन। क्या होता है? इम्प्लांटेशन। यदि अब आपको यहाँ पर इम्प्लांटेशन और फर्टिलाइजेशन, ये दोनों क्वेश्चन डिफरेंट हैं, याद रखें आप। यदि निडेशन कहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है? पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस। और यदि यही फर्टिलाइजेशन कहते हैं तो कहाँ पर होगा? एम्पुला में। लेकिन जब यही फर्टिलाइजेशन जो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में यदि हो जाता है, देन आफ्टर वहीं पर ये इम्प्लांट हो जाएगा, यूट्रस में ना जाके अदर देन यूट्रस के अलावा किसी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के यहाँ पर हो जाए तो प्रेगनेंसी क्या कहलाती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आई होप आपको ये लाइन क्लियर हो गई हो कि जो इम्प्लांटेशन है कहाँ पर होता है? पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस। लेकिन उसके पहले फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ पर? एम्पुला पार्ट में। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में फर्टिलाइजेशन होगा, देन आफ्टर इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस के पोस्टीरियर वॉल के यहाँ पर। यदि यही जो यहाँ पर इम्प्लांटेशन पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस या फिर यूट्रस में ना होकर किसी अदर पार्ट में हो जाता है, ओवरी के यहाँ हो जाता है, सर्विक्स के यहाँ हो जाता है, यूट्राइन ट्यूब में ही हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं हम? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द पीएच ऑफ वेजाइना बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर मेनोपॉज? बिफोर प्यूबर्टी का मतलब है जब पीरियड्स स्टार्ट नहीं हुए हों, और आफ्टर मेनोपॉज का मतलब है जब पीरियड्स स्टॉप हो गए हों, परमानेंट सजेस्ट हो गए हों। तो यहाँ पर वेजाइना का पीएच कितना कैसा होगा? न्यूट्रल, एल्कलाइन, एसिडिक या फिर नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पर वेजाइना का पीएच जनरली कैसा होता है? एसिडिक नेचर का। कैसा होता है? एसिडिक नेचर का। अब यदि प्यूबर्टी और आफ्टर मेनोपॉज की बात हो रही है तो वेजाइना का पीएच कैसा होगा? न्यूट्रल। फर्स्ट चॉइस आपकी होना चाहिए न्यूट्रल, क्योंकि यहाँ पर प्यूबर्टी और आफ्टर मेनोपॉज पूछा है तो कैसा होगा? न्यूट्रल। यदि यही आपको प्रेगनेंसी में पूछते, अब यहाँ पर ये टर्म देखिए, यदि नॉर्मल पीएच पूछते वेजाइना का तो रेंज होती है 3.8 to 4.5। पहले इस स्केल को देखिए जिससे आपको इजीली समझ में आए। तो यह पीएच स्केल, इसकी टोटल रेंज होती है 0 to 14। कितनी? 0 to 14। जो भी चीज़ें 7 तक आती हैं, 0 to 7 तक, क्या कहलाती हैं? एसिडिक। और जो 7 पर आके ही स्टॉप हो जाती हैं तो वो क्या कहलाती है? न्यूट्रल। और यदि बात की जाती है कि मोर देन 7 से आगे जाती हैं जो भी, तो क्या होती हैं? एल्कलाइन। जैसे ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड पीएच है 7.35 to 7.45 है, वो कैसा है? एल्कलाइन नेचर का। यदि यहाँ पर बात की जा रही है वेजाइनल पीएच की तो ये कैसा है? नॉर्मली होता है एसिडिक नेचर का। कैसा होता है? एसिडिक नेचर का। लेकिन ये बिफोर प्यूबर्टी और आफ्टर मेनोपॉज कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। फर्स्ट चॉइस। यदि न्यूट्रल एग्जाम में ना हो तो आप एसिडिक को है जो मार्क कर सकते हैं। और नॉर्मल पीएच कितना होता है वेजाइना का? 3.8 to 4.5। ड्यूरिंग पीरियड आपको याद रखना है, ड्यूरिंग पीरियड, आफ्टर पीरियड और बिफोर मेंस्ट्रुएशन, ये तीनों चीज़ें याद रखें आप। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, बिफोर मेंस्ट्रुएशन और आफ्टर मेंस्ट्रुएशन जो पीएच होता है कैसा हो जाता है? मोर देन 5 तक जा सकता है, हायर जाएगा तो क्या होगा? एसिडिक नेचर का रहेगा। नेक्स्ट वन इज विच ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन अदर साइड ऑफ द वेजाइनल ऑरिफिस? तो वेजाइनल ऑरिफिस के दोनों तरफ कौन सी ग्लैंड होती हैं? बर्थोलिन्स, पीनियल, सेरुमिनस या फिर मेमरी? तो ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है, या तो ये आएगा कि बर्थोलिन ग्लैंड हैं कहाँ पर होती हैं, तो वेजाइनल ऑरिफिस के दोनों साइड होंगी। और यदि पूछते हैं कि वेजाइनल ऑरिफिस के यहाँ साइड में दोनों साइड कौन सी ग्लैंड है, तो बर्थोलिन ग्लैंड। ये क्या करती हैं? मॉइस्चराइज करने का काम करेंगी वेजाइना को। नेक्स्ट वन इज लेयर ऑफ सेल्स इमीडिएटली सराउंडिंग द ओवम बट आउटसाइड द जोना पैलिसिडा इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पर जो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की प्रोसेस होगी फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, तो वही यहाँ पर कहा है कि जोना पैलिसिडा के बाहरी जो लेयर है ओवम के लिए, तो वो क्या कहलाएगी? जर्मिनल एपिथेलियम, कोरोना रेडिएटा, थीका इंटरना या फिर मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। तो जो यहाँ पर लेयर है इमीडिएटली सराउंडिंग द ओवम, लेकिन जोना पैलिसिडा के बाहर, ये क्या कहलाएगी? कोरोना रेडिएटा। नेक्स्ट वन इज कॉर्पस ल्यूटियम इज द सोर्स ऑफ सीक्रेशन ऑफ। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रॉइडल, एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन। तो सबको पता है कि कॉर्पस ल्यूटियम का जो ओवरी का ही पार्ट है
क्या रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरॉन। क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन। और हेल्दी प्रेगनेंसी, इनिशियल प्रेगनेंसी में कॉर्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। आफ्टर दैट नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए कॉर्पस ल्यूटियम के अलावा प्लेसेंटा भी अपना खुद का प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने लगता है। तो नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए यदि एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है तो कौन सा हार्मोन जरूरी है? तो वो है प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट वन इज इफ आफ्टर ओव्यूलेशन प्रेगनेंसी डज नॉट टेक प्लेस देन द कॉर्पस ल्यूटियम। तो ओव्यूलेशन के बाद यदि प्रेगनेंसी नहीं होती है तो जो कॉर्पस ल्यूटियम जो कि प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है इसका क्या होगा? प्रोड्यूस लॉट ऑफ रिलैक्सिन एंड ऑक्सीटोसिन, डिजनरेट्स इन अ शॉर्ट टाइम, is maintained in the presence of progesterone, becomes active and secrete a lot of luteinizing hormone and follicle stimulating hormone। तो यदि ओव्यूलेशन हो गया, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाई है तो कॉर्पस ल्यूटियम है जो क्या होगा इसका? धीरे धीरे शॉर्ट टाइम में डिजनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज इन फीमेल बर्थोलिन ग्लैंड्स ओपन इनटू द। तो हमने पढ़ा कि बर्थोलिन ग्लैंड्स कहाँ पर होती हैं? वेजाइना के ऊपर। तो अब यहाँ पर बात की जा रही है बर्थोलिन ग्लैंड्स हैं, ये कहाँ पर ओपन होंगी? फैलोपियन ट्यूब एंड रिलीज अ सीक्रेशन विच मेक्स स्पर्म मोटाइल, यूट्रस एंड रिलीज अ lubricating fluid during the birth of young ones, urinary bladder and assist in the release of urine, vestibule and release a lubricating fluid in the vagina। तो जो बर्थोलिन ग्लैंड कहाँ पर होती हैं? वेजाइना के दोनों साइड, लेकिन ये क्या करती हैं? एक म्यूकस या फिर लुब्रिकेटिंग फ्लूइड को रिलीज करती है जिससे वेजाइना क्या होती? लुब्रिकेट रहेगी। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? डी। नेक्स्ट वन इज आफ्टर ओव्यूलेशन द ग्राफियन फॉलिकल्स बिकम एन एंडोक्राइन ऑर्गन कॉल्ड। तो अभी हम पढ़ते जा रहे हैं, ग्राफियन फॉलिकल है, यहाँ पर ओव्यूलेशन है, कॉर्पस ल्यूटियम है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एक दूसरे से रिलेट करते क्वेश्चन है। तो ओव्यूलेशन के बाद आफ्टर ओव्यूलेशन तो ग्राफियन फॉलिकल्स है एंडोक्राइन ग्लैंड बन जाती है। तो ये क्या करेगी? जो ग्राफियन फॉलिकल्स है एंडोक्राइन ग्लैंड बनने के बाद क्या कहलाएगी? फाइब्रिन, ओवेरियन ट्यूब, ग्लोब्यूलिन या फिर कॉर्पस ल्यूटियम। तो जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस है उसके बाद जो ग्राफियन फॉलिकल्स है ये एंडोक्राइन ग्लैंड बनते हैं, क्या कहलाते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करता है। नेक्स्ट वन इज द न्यूट्रिटिव मीडियम फॉर एजाकुलेटेड स्पर्म इज। की जो न्यूट्रिटिव मीडियम है इजाकुलेशन के टाइम पर स्पर्म को जो न्यूट्रिटिव मीडियम है वो कौन सा है जो स्पर्म को नरिश करेगा, न्यूट्रिशन देगा? फैलोपियन ट्यूब, वेजाइनल फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड या फिर यूट्राइन लाइनिंग। क्या है जो स्पर्म को इजाकुलेशन के टाइम पर न्यूट्रिशन देगा जिससे स्पर्म एक्टिव होगा, मोटाइल होगा? तो यहाँ पर जो सेमिनल फ्लूइड क्या होगा? सेमिनल फ्लूइड जो कि इजाकुलेटेड स्पर्म के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट वन इज द स्टोमा ऑफ द ओवरी कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, नर्व्स, मसल फाइबर्स एंड अ टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड। तो यहाँ पर स्टोमा है जो ओवरी का, जिसमें ब्लड वेसल्स है, नर्व है, मसल फाइबर है और प्रोटीन है। तो ये क्या है? फाइब्रिन है, कोलेजन है, एल्बुमिन है या फिर ग्लोबुलिन है। तो ये क्या है जिसमें ब्लड वेसल्स भी है, नर्व है, मसल फाइबर है और टाइप ऑफ प्रोटीन है कुछ, तो क्या कहलाएगा? कोलेजन। नेक्स्ट वन इज विच लैक्टोबैसिलाई मेंटेन द पीएच ऑफ वेजाइना। बहुत इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए कि कौन सा बैसिलाई? तो वो क्या है? लैक्टोबैसिलाई, जो कि वेजाइना के पीएच को एसिडिक रखने का काम करता है, वेजाइनल पीएच को मेंटेन करने का काम करेगा। कुछ हमारी बॉडी में बैसिलाई क्या होते हैं? हेल्पफुल होते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं, और कुछ क्या करते हैं? हार्मफुल होते हैं। लेकिन जो लैक्टोबैसिलाई है वेजाइना में क्या करता है? वेजाइना के पीएच को मेंटेन करता है। तो उसका नाम क्या है? डॉर्डरलिन, एम ट्यूबरक्लाई, कोकाई या फिर स्पायरोकीट। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के होते हैं, इनका शेप एंड साइज अलग अलग होगा, इनके फंक्शन अलग अलग होंगे। तो जो लैक्टोबैसिलाई है पीएच ऑफ वेजाइना मेंटेन करके रखता है, तो क्या है? डॉर्डिनल लैक्टोबैसिलाई। क्या है? बैसिलाई फैमिली का, और बैसिलाई फैमिली का शेप कैसा होता है? रॉड शेप। स्पायरोचीट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है? ट्रिप्नोमा पैलिडियम। एम ट्यूबरक्लाई किसके लिए? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए। तो यहाँ पर पीएच ऑफ वेजाइना को मेंटेन करने का काम कौन करता है? डॉर्डरलिन लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न गायनेकोलॉजी। तो मॉडर्न गायनेकोलॉजी के फादर कौन है? हिपोक्रेट्स, सुश्रुता, जेम्स मैरियन सिम्स या फिर सिगमंड फ्रूड।
सभी नाम सुने हुए हैं आपने। गायनेकोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है, वो है जेम्स मैरियन सिम्स। फादर ऑफ सर्जरी और ऑप्थेल्मोलॉजी है सुश्रुता। फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, हिपोक्रेट्स। तो याद रखें, मॉडर्न गायनेकोलॉजी के फादर पूछें तो कौन है, जेम्स मैरियन सिम्स। सर्जरी और ऑप्थेल्मोलॉजी के पूछते हैं तो सुश्रुता, मेडिसिन के पूछते हैं तो हिपोक्रेट्स। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस। तो नॉर्मल पोजीशन क्या है यूट्रस की, रेट्रोवाइटेड एंड रिफ्लेक्टेड, रेट्रोवाइटेड एंड रेट्रोफ्लेक्स्ड, एंटीवाइटेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड, रेट्रोफ्लेक्स्ड एंड एंटीफ्लेक्स्ड। तो नॉर्मल पोजीशन होगी यूट्रस की कितनी होगी, एंटीवाइटेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड। क्या होगी, एंटीवाइटेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड। इस तरीके से एंगल एग्जाम में आता है। तो एंटीवाइटेड का मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ द यूट्रस, जो अपर पार्ट है, एक्सेस ऑफ द यूट्रस एट 90 डिग्री एंगल विथ दैट ऑफ वेजाइना। तो वेजाइना के यहाँ से टॉप पार्ट है यूट्रस का, इसको मेजर किया जाएगा, जहाँ पर क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री एंगल का। तो क्या है, एंटीवर्जन। एंटीफ्लेक्शन का मतलब होता है एक्सेस ऑफ द बॉडी ऑफ यूट्रस इज बेंट फॉरवर्ड विद दैट ऑफ द सर्विक्स। तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, तो क्या होगा, बॉडी ऑफ सर्विक्स क्या होगी, इस्थमस की तरफ क्या होगी, फॉरवर्डली बेंट होगी, झुकेगी। तो जो एंगल बनता है कितना बनेगा, 170 डिग्री का। तो क्या होगा, एंटीफ्लेक्शन। नेक्स्ट वन इज विच ट्यूमर मार्कर यूज्ड टू डायग्नोस जर्म सेल ट्यूमर। जर्म सेल ट्यूमर को डायग्नोस करने के लिए कौन सा ट्यूमर मार्कर यूज किया जाएगा, CA-125, कैंसर एंटीजन 125, अल्फा फीटोप्रोटीन, LDH या फिर HCG हार्मोन। तो यहाँ पर जर्म सेल ट्यूमर को डायग्नोस करने की बात की जा रही है। तो अल्फा फीटोप्रोटीन किससे हम डायग्नोस कर सकते हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन से। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल इज कॉल्ड। फीमेल्स में जो पहला मेंस्ट्रुएशन होगा वो क्या कहलाएगा, मिनार्ची, एमनोरिया, डिस्पैरोनिया या फिर डिस्मेनोरिया। तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन कहलाएगा फीमेल में वो क्या होगा, वो होगा मिनार्ची। एमनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। डिस्पैरोन्यूरिया का मतलब होगा सेक्सुअली इंटरकोर्स विद पेन। डिस्मेनोरिया का मतलब होगा पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट वन इज द रिप्रोडक्टिव फेज इन वुमेन इज फ्रॉम टू मेनोपॉज। तो वुमेन में रिप्रोडक्टिव फेज कब से है, जब मेनोपॉज तक रहेगी, मेंस्ट्रुएशन से, मिनार्ची से, ओव्यूलेशन से या फिर नन ऑफ द अबव से। तो जो रिप्रोडक्टिव फेज कहलाएगी मिनार्ची से लेके मेनोपॉज तक, कौन सी, मिनार्ची से लेके मेनोपॉज तक की फेज। तो यहाँ पर ऑडिपल कॉम्प्लेक्स जनरली किस एज में देखने को मिलेगा, ऑप्शन में गर्ल्स बिटवीन 1 to 3 ईयर ऑफ एज, बॉयज़ बिटवीन 1 to 3 ईयर ऑफ एज, गर्ल्स बिटवीन 3 to 5 ईयर ऑफ एज या फिर बॉयज़ बिटवीन 3 to 5 ईयर ऑफ एज। तो जो ऑडिपल कॉम्प्लेक्स है, तो ये ऑडिपल कॉम्प्लेक्स है जो किस एज में देखने को मिलेगा, तो ऑडिपल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा बॉयज़ में, कब, 3 से 5 साल की एज के बीच में। कब देखने को मिलेगा, 3 से 5 साल की एज में देखने को मिलेगा ऑडिपल कॉम्प्लेक्स बॉयज़ में। यदि गर्ल्स का पूछते हैं तो इनमें इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। वे दोनों कॉम्प्लेक्स हम देखेंगे कि ये है क्या, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ऑडिपल कॉम्प्लेक्स। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पूछा जाता है तो यहाँ पर यदि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स पूछते हैं तो मेनली बॉयज़ में 3 to 5 ईयर की एज में, जो प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस है उनमें आपको देखने को मिलेगा। सिगमंड फ्रूट की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्होंने बताया है। और यदि गर्ल्स में पूछें तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। क्या होगा, फॉर गर्ल्स इट्स बीइंग कॉल्ड द इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। जो यदि अक्रेंस पूछते हैं तो गर्ल्स में कब होगा, 3 to 5 ईयर में। यदि बॉयज़ में पूछे तो 3 to 5 ईयर में क्या होगा, ऑडिपल कॉम्प्लेक्स डेवलप होगा। जनरली आपने देखा होगा कि जो डॉटर्स होती हैं वो अपने फादर के हैं जो ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, ज़्यादा क्लोज होती हैं, और जो बेटे होते हैं वो अपनी मम्मी के, मदर्स के। तो यहाँ पर इन्होंने यही चीज़ है जो क्या की है, रिप्रेजेंट की है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ऑडिपल कॉम्प्लेक्स को लेके। नेक्स्ट वन इज, या फिर हम ये कह सकते हैं अपोजिट सेक्स को लेके। नेक्स्ट वन इज डीपीटी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच एज। तो डीपीटी किस एज में कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी, फैमिली हिस्ट्री ऑफ कन्वर्जन, माइल्ड डायरिया, प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल इलनेस या फिर एक्यूट RTI, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो डीपीटी किस केस में क्या रहेगी, कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी। तो मेनली डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस। तो डी और डिप्थीरिया और टिटनेस से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका जो पर्ट्यूसिस कंटेंट है प्रॉब्लम इससे है।
तो जिस भी केस में यदि फैमिली हिस्ट्री को कन्वर्जन की प्रॉब्लम है तो डीपीटी क्या रखेंगे हम, कॉन्ट्राइंडिकेट रखते हैं। लेकिन यहाँ पर मेनली जो अकॉर्डिंग टू न्यूरोलॉजिकल इलनेस, ये भी इस पर डिपेंड करेगा। ये देखिए यहाँ पर हिस्ट्री कन्वर्जन की है, यदि बच्चे को यहाँ पर डायरेक्ट कहते कि कन्वर्जन है तब हम उसमें डीपीटी कॉन्ट्राइंडिकेट रखेंगे। लेकिन यदि बच्चे को खुद न्यूरोलॉजिकल इलनेस है, प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल इलनेस है, यहाँ पर आप इन दो ऑप्शन में कंफ्यूज ना होए, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि यदि फैमिली हिस्ट्री है कन्वर्जन की, लेकिन जो एट प्रेजेंट बच्चा है उसको कन्वर्जन आए ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन यदि बच्चे को खुद न्यूरोलॉजिकल इलनेस है, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत मार्क करके आते हैं, यदि खुद जिसके लिए प्रॉब्लम एट प्रेजेंट है न्यूरोलॉजिकल इलनेस है तब हम नहीं देंगे, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल इलनेस में फिट्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एपिलेप्सी आ सकती है, यदि फेब्राइल फिट्स की प्रॉब्लम भी होती है बच्चों में तब भी डीपीटी को क्या किया जाता है, कॉन्ट्राइंडिकेट रखा जाता है, क्योंकि इसका पर्ट्यूसिस कंटेंट क्या कर सकता है, फिट्स ला सकता है। तो यहाँ पर पर्ट्यूसिस रिएक्शन के कारण डीपीटी वैक्सीन का जो पर्ट्यूसिस कंटेंट है, तो यदि न्यूरोलॉजिकल इलनेस है और यदि किसी को फेब्राइल इलनेस है एंड एक्यूट फेब्राइल इलनेस में भी क्या होता है, फिट्स आना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है न्यूरोलॉजिकल इलनेस है या फिर पर्ट्यूसिस से कुछ ज़्यादा रिएक्शन होता है आपकी बॉडी को, या फिर वैक्सीन फ्रोजन हो या फिर ठंडी हो तब नहीं देंगे। तो ऐसे केस में यदि आपको ऑप्शन आता है तो इन जो दो ऑप्शन हैं, माइल्ड डायरिया और एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कन्वर्जन यदि बच्चे को खुद कहते तब हम मार्क करते इसको आंसर, लेकिन यहाँ पर प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल इलनेस कहा है तो ऐसे केस में कॉन्ट्राइंडिकेट रखेंगे हम डीपीटी का जो पर्ट्यूसिस कंटेंट है वो। या तो एग्जाम में आपको ये आ सकता है या फिर ये आ सकता है, जिन बच्चों को कन्वर्जन्स की प्रॉब्लम है उनको हम कौन सी वैक्सीन नहीं देंगे, तो वो होगा डीपीटी। या फिर यदि वहाँ पर पर्ट्यूसिस बस है तो हम पर्ट्यूसिस को मार्क कर सकते हैं। लेकिन पर्ट्यूसिस अकेला एडमिनिस्टर नहीं किया जाता है, डीपीटी या फिर पेंटावेलेंट वैक्सीन में जो 5 कंटेंट वैक्सीन होती हैं वो एडमिनिस्टर की जाएगी। नेक्स्ट वन इज RH नेगेटिव मदर डिलीवर्ड अ बेबी, विच अमंग द फॉलोइंग टेस्ट इज मोर लाइकली टू बी ऑर्डर्ड फॉर द बेबी। यदि मदर क्या है, RH नेगेटिव है, मदर RH नेगेटिव है, बेबी डिलीवर किया है मदर ने, तो यहाँ पर कौन सा टेस्ट करवाएंगे बेबी के लिए। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, RH नेगेटिव मदर ने एक बेबी डिलीवर किया है, बेबी का कौन सा टेस्ट हम करवाएंगे, डायरेक्ट कॉम टेस्ट, इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट, प्लेटलेट काउंट या फिर ब्लड कल्चर। तो जो टेस्ट किया जाएगा, मदर RH नेगेटिव है, बेबी को डिलीवर किया है, बेबी डिलीवर किया है माँ ने, लेकिन पता नहीं है कि बेबी को RH इम्यूनाइजेशन है, RH एंटीबॉडी है बॉडी में या नहीं, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट करेंगे हम, डायरेक्ट कॉम टेस्ट। यदि बेबी के लिए पूछा है तो डायरेक्ट कॉम टेस्ट, यदि मदर के लिए पूछे तब हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रासेप्टिव दैट इज सोन इन द इमेज। यहाँ पर इमेज में एक IUCD डिवाइस दिख रही है, तो ये कौन सी है, डेपो प्रोवेरा, माला एन, फर्स्ट जनरेशन IUD या फिर मिरेना। तो यहाँ पर बता दें जितनी भी हार्मोनल IUCD होती हैं वो किस में आती है, 3rd जनरेशन IUCD में आएंगी। अब यहाँ पर जो IUCD दिख रही है ये क्या है, ये है मिरेना, क्या है, मिरेना या फिर प्रोजेस्टासाइड, सॉरी ये क्या है, मिरेना LNG20 है जो यहाँ पर इमेज में आपको दिख रही है। प्रोजेस्टासाइड और मिरेना ये दोनों बस क्या है, 3rd जनरेशन IUD हैं। तो यहाँ पर आपको यदि एग्जाम में आता है, मैंने आपको 2 दिन पहले ही जो क्लास ली थी उसमें मैंने प्रोजेस्टासाइड आपको बताया था, लेकिन यदि यहाँ पर इस तरीके से इमेज आती है तो ये क्या है, मिरेना। मिरेना का दूसरा नाम क्या है, LNG20। तो मिरेना LNG20 क्या है, लेवोनोजेस्ट्रोल IUCD है जिसमें क्या कंटेंट है, 20 म्यूजी क्या है, लेवोनोजेस्ट्रोल है, 5 साल के लिए इफेक्टिव होती है। यदि आप बीच में कंसीव करना चाहते हैं तो इसको रिमूव करवा सकते हैं। और यहाँ पर बात की जाए प्रोजेस्टासाइड की, तो प्रोजेस्टासाइड और मिरेना ये 2 ही ओनली क्या हैं, 3rd जनरेशन IUD जिनको हम हार्मोनल IUD भी कहते हैं। तो दोनों कैसी होती, T शेप डिवाइस रहेगी, लेकिन प्रोजेस्टासाइड में 38 mg प्रोजेस्ट्रॉन होगा। पर डे रिलीज पूछते हैं, ये नहीं पूछते कि प्रोजेस्टासाइड में कितना प्रोजेस्ट्रॉन है,
प्रोजेस्टेसाइड पर डे कितना प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा, तो वो होगा 65 म्यूजी पर डे। 1 साल इसकी इफेक्टिवनेस रहेगी। नेक्स्ट है डेपो-प्रोवेरा। डेपो-प्रोवेरा इंट्रामस्कुलर लगने वाला क्या है, यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि ओव्यूलेशन को सप्रेस करेगा। इसका मेन एक्शन क्या है, ओव्यूलेशन को सप्रेस करना। डेपो-प्रोवेरा जनरली मार्केट में किस नाम से मिलता है, मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। क्या है, डेपो-प्रोवेरा मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। इसमें जो प्रोजेस्टिन हार्मोन है ये क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन है जो एवरी 3 मंथ में इंट्रामस्कुलर इंजेक्ट किया जाता है। जो ओवरी रिलीज करेगी जो भी ओवम को, तो उस केस में क्या करेगा, ओवुलेशन को ही सप्रेस करने का काम करेगा। जिससे ना तो ओवुलेशन होगा, जब ओवुलेशन नहीं होगा तो एग भी रिलीज नहीं होंगे। तो इसीलिए डेपो-प्रोवेरा का काम क्या है, यहाँ पर ओवुलेशन को सप्रेस करना। इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, एवरी 3 मंथ में इंजेक्ट किया जाता है। और इसमें जो केमिकल है वो क्या है, मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट और हार्मोन प्रोजेस्टिन। नेक्स्ट वन इज एडोलेसेंट प्रेग्नेंट मदर एट रिस्क फॉर विच कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो जो एडोलेसेंट प्रेग्नेंट मदर है, एडोलेसेंट प्रेग्नेंट मदर का मतलब 10 साल से लेकर 19 साल तक की एज ग्रुप की जो गर्ल्स हैं, यदि वो प्रेग्नेंट होती हैं तो जो एडोलेसेंट प्रेग्नेंट मदर है, क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे उनको प्रेगनेंसी में, इक्लेम्सिया, प्री इक्लेम्सिया, डायबिटीज़ मेलाइटिस या फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो यदि मदर क्या है, एडोलेसेंट एज ग्रुप में ही है, 10 से 19 साल तक एज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर एज नहीं है पता हमें, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, एडोलेसेंट, इसका मतलब क्या है 10 से 19 साल तक। तो जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होंगे वो क्या होंगे, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्योंकि DM प्री इक्लेम्सिया इक्लेम्सिया आफ्टर 35 ईयर के बाद डेवलप होने वाली कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी में। लेकिन यदि मदर एडोलेसेंट है तो उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट वन इज इन इमेज विच काइंड ऑफ लाई इज सीन। तो यहाँ पर इमेज में आपको एक लाई दिख रही है, कौन सी लाई है, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक, लॉन्गिट्यूडनल या फिर नन ऑफ द अबव। कौन सी लाई दिख रही है, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक, लॉन्गिट्यूडनल या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर बेबी का हेड डाउन साइड है, बटक्स अपर साइड है। तो यहाँ पर जो इमेज में जो लाई दिख रही है वो क्या है, वो लॉन्गिट्यूडनल लाई। लाई का मतलब होगा रिलेशनशिप ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मदर्स यूट्रस और मैटरनल स्पाइन। यहाँ पर लॉन्ग एक्सिस, यहाँ पर अपर पार्ट से लेकर लोअर पार्ट तक जो बेबी यहाँ पर है, तो क्या रिलेशनशिप है लॉन्ग एक्सिस, जो यहाँ पर सीधा रिलेशनशिप यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है वो क्या है, लाई। और यहाँ पर जो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए यदि लाई पूछा जाता है तो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लाई। अब यहाँ पर 3 टाइप के लाई होंगे, ये देखिए इमेज देखिए, इजीली समझ में आता है इमेज से। लॉन्गिट्यूडनल लाई विथ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, सेफेलिक प्रेजेंटेशन, सेफेलिक पोजीशन, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन और लॉन्गिट्यूडनल लाई, एक कॉमन चीज़ें हैं तीनों किसके लिए, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए। फिर आता है लॉन्गिट्यूडनल लाई है तो ब्रीच प्रेजेंटेशन होगा, बटक्स क्या होंगे, डाउन साइड होंगे। और यदि यहाँ पर ट्रांसवर्स है तो बेबी क्या है, लॉन्ग एक्सिस परपेंडिकुलर रिलेटेड टू द मदर, इन अदर वर्ड बेबी इज साइड वे, बेबी पूरा कैसा है, साइड वे, सीधा डायरेक्ट लेटा हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या है, लाई है। 3 टाइप के लाई होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स। जो कॉमन लाई माना जाता है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए लॉन्गिट्यूडनल लाई, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन दैट मीन्स हेड डाउन एंड सेफेलिक पोजीशन। नेक्स्ट वन इज on the examination of uterus when the height of the uterus remains at the level of symphysis pubis at which week। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि यूट्रस की हाइट है जो लेवल ऑफ सिम्फाइसिस ऑफ प्यूबिस तक किस वीक में रहेगी, कितने वीक की प्रेगनेंसी में मदर का जो यूट्रस है लेवल ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस तक ही रहेगा। 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी या फिर 32 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो मदर का यूट्रस है जो लेवल ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस तक किस वीक में रहेगा, 12th वीक की प्रेगनेंसी में। यहाँ पर ये देखिए अब आप, तो यदि यहाँ पर सेम लेवल तक पूछते हैं कि सिम्फाइसिस प्यूबिस तक है जो किस वीक तक रहेगा, तो 12 वीक तक। यदि लेकिन लेवल ऑफ अम्ब्लाइकस तक की बात करें, अम्ब्लाइकल रीजन तक कब आ जाएगा, 24th वीक में।
16th वीक में, तो 12 वीक के बाद यदि आपको पूछे 16th वीक में पहले कहाँ पर है, जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है इसके इक्वल है, लेकिन 16th वीक में क्या होगा, मिडवे बिटवीन सिम्फाइसिस एंड अम्ब्लाइकस, अम्ब्लाइकस और सिम्फाइसिस प्यूबिस के जो बीच का पार्ट है 16th वीक में वहाँ होगा, 24 वीक में लेवल ऑफ अम्ब्लाइकस तक। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द नैरोएस्ट पार्ट इन दिस इमेज, तो यहाँ पर आपको फैलोपियन ट्यूब और उसके पार्ट दिखाए जा रहे हैं, इसमें से आपको बताना है कि सबसे नैरो पार्ट कौन सा है, इंटरस्टियम, एम्पुला, इस्थेमस या फिर फिम्ब्री। तो सबसे नैरो पार्ट यहाँ पर पूछा है इस इमेज में, तो सबसे नैरो पार्ट क्या है, तो सबको पता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है इसके जो यहाँ पर पार्ट है इनमें से सबसे नैरो पार्ट कौन सा होता है, तो वो होता है इंटरस्टियम। क्या होगा, इंटरस्टियम। और जो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, वो होता है एम्पुला में। नेक्स्ट वन इज, और जो स्पर्म को मूव करने का काम कौन करेगा, फिम्ब्री। नेक्स्ट वन इज इन एक्सरे आइडेंटिफाई द सिचुएशन इज सीन, तो एक्सरे में आपको क्या दिख रहा है, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट, CHF, मायोकार्डियल इन्फाक्शन या फिर हार्ट फेलियर, क्या दिखाई दे रहा है आपको एक्सरे में, तो यहाँ पर देखिए एक सूज जैसे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट है, जिसमें हार्ट कैसा दिख रहा है, बूट शेप हार्ट है जो दिखाई दे रहा है, जैसे कि कोई एक बूट, जो गांव में लोग जूते पहनते हैं खेत में जाने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं, बूट। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, बूट के जैसा आपको शेप दिख रहा है, तो एक इसमें देखने को मिलेगा टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में। नेक्स्ट वन इज कैसियर फ्लैसियर, गोल्डन ब्राउन रिंग एट द लिम्बस ऑफ कॉर्निया सीन विथ अ हैंड लेंस ऑब्जर्व्ड इन, तो यहाँ पर हैंड लेंस से आपको देखिए कॉर्निया के चारों तरफ आपको ब्राउन कलर की एक रिंग दिख रही है, तो ये क्या है, जिसको हम क्या कहेंगे, कैसियर फ्लैसियर गोल्डन ब्राउन रिंग। ऑप्शन में ग्लूकोमा, कैटरैक्ट, विल्सन्स डिसीज या फिर विल्म्स ट्यूमर, तो विल्म्स ट्यूमर कहाँ पर होता है, किडनी में। यहाँ पर जो गोल्डन ब्राउन रिंग दिख रही है कॉर्निया के चारों तरफ, तो क्या कहेंगे हम इसको, विल्सन्स डिसीज, जिसमें क्या है, कॉपर का डिपोजिशन हुआ है, कॉपर डिपॉजिट होने के कारण ये जो रिंग दिख रही है कैसे दिख रही है, गोल्डन ब्राउन कलर की दिखाई दे रही है। यदि एग्जाम में आता है गोल्डन ब्राउन जो रिंग है इसका रीजन क्या है, तो वो कॉपर डिपोजिशन, इस डिसीज को हम क्या कहेंगे, कैसियर फ्लैसियर डिसीज। नेक्स्ट वन इज ऑप्थेल्मिक मेडिकेशन शुड बी इंस्टिल्ड एट, ऑप्थेल्मिक का मतलब है जो मेडिकेशन आँखों में इंस्टिल की जाएंगी वो कैसे की जाएंगी, लोअर कंजक्टिवल सैक में, द कॉर्निया ऑफ द आई में, अपर कंजक्टिवल सैक में या फिर द एज ऑफ द आई में। तो यहाँ पर जो ऑप्थेल्मिक मेडिकेशन है कहाँ पर यहाँ जो इंस्टिल करेंगे हम, जो आँख में या कान में जो मेडिसिन दी जाती हैं, एडमिनिस्टर की जाती है, उनको हम क्या कहते हैं, इंस्टिलेशन। तो कैसे इंस्टिल की जाएंगी, लोअर कंजक्टिवल सैक में, इस तरीके से यहाँ पर लोअर कंजक्टिवल सैक में मेडिसिन को इंस्टिल किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज नॉन स्ट्रेस टेस्ट इज सेड टू बी नॉर्मल इफ देयर आर, तो जो NST होता है प्रेगनेंसी में इसको नॉर्मल कब कहा जाता है, नो एसेलरेशन ड्यूरिंग अ 40 मिनट ऑब्जर्वेशन, 2 or more FHR acceleration during a 20 minute period, 2 or more FHR acceleration in a 40 minute of period, if no deceleration during a 40 minute observation। तो NST टेस्ट किया जाता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर आ रहे हैं, क्या प्रोग्रेस है, साथ ही साथ बेबी की जो FHR है उसको सुनने के लिए, क्योंकि जब लेबर पेन आते हैं उस टाइम पर आप है जो बेबी के मूवमेंट फील नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे केस में NST किया जाता है जब 2 और 2 से ज़्यादा बार FHR एक्सेलरेशन दिखाई दें, वो भी 20 मिनट में। एक्सेलरेशन का मतलब है कि जो बेबी की हार्ट रेट है वो यदि आप चेक करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा बार क्या होती है, थोड़ा बहुत चेंज मिलेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या होगा उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल NST टेस्ट। इस तरीके से या तो ये मशीन और इमेज दिखा सकते हैं, एग्जाम में पूछेंगे कि ये क्या है, तो ये यहाँ पर NST टेस्ट, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। नेक्स्ट वन इज क्लाइंट विथ चेस्ट इंजरी हैज सफर्ड फ्लेयर चेस्ट, तो यदि एक क्लाइंट को क्या हुई है, चेस्ट इंजरी हुई है, वो फ्लेयर चेस्ट है। फ्लेयर चेस्ट का मतलब है कि रिप्स पूरी क्या हो रही हैं, फ्लोट हो रही हैं, तैर रही हैं। तो यहाँ पर है क्वेश्चन, अ नर्स असिस्ट द क्लाइंट फॉर विच मोस्ट अप्रोप्रिएट साइन ऑफ फ्लेयर चेस्ट,
तो यहाँ पर एक नर्स कौन से साइन के लिए सबसे पहले है जो असिस्ट करेगी? ऑप्शन में साइनोसिस, हाइपोटेंशन, पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट या फिर डिस्निया स्पेशली ऑन एक्सलेशन। तो ऐसे केस में एज अ नर्स है जो आप क्या करेंगे? तो ऐसे केस में आपकी जो प्रायोरिटी होगी वो होगी पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट को चेक करना। और फ्लेयल चेस्ट क्या है कि कोई चेस्ट इंजरी होती है तो जो रिब्स हैं यहाँ पर ब्रोकन हो जाएंगी, जिसके कारण जब आप सांस लेंगे तो रिबकेज क्या होगी? बहुत ज़्यादा एक्सपेंड है जो आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर वही है पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट है जो आप यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पर फ्लेयल सेगमेंट का मतलब है जो चेस्ट के ब्रोकन पार्ट है वो। नेक्स्ट वन इज करेक्ट मेथड ऑफ होल्डिंग द पिन्ना इन चिल्ड्रन। तो बच्चों में पिन्ना होल्ड करने की मेथड क्या है? अपवर्ड एंड बैकवर्ड, डाउनवर्ड बैकवर्ड, बैकवर्ड डायरेक्टली या फिर डाउनवर्ड डायरेक्टली। तो बच्चों में पिन्ना को होल्ड करने की जो करेक्ट मेथड है वो क्या है? डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। एडल्ट की बात करें तो अपवर्ड एंड बैकवर्ड, यदि बच्चों में पूछें तो पहले डाउनवर्ड एंड देन आफ्टर द बैकवर्ड। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर्स अमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई कीजिए कि इनकरेक्ट पेयर है क्या? डीपीटी यहाँ पर वैक्सीन दिए हुए हैं, उनके रूट और किस डिसीज से प्रिवेंट करेंगे वो बताया गया है यहाँ पर, तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा नहीं है, दैट मीन्स इनकरेक्ट है। बीसीजी टीबी इंट्राडर्मल, तो ये बिल्कुल सही है कि बीसीजी है जो ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करने के लिए दी जाएगी इंट्राडर्मल रूट से। फिर आता है यहाँ पर डीपीटी पर्ट्यूसिस सबक्यूटेनियस। तो डीपीटी पर्ट्यूसिस सबक्यूटेनियस है जो यहाँ पर क्या है? डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस यहाँ पर किस रूट से दी जाती है? तो ये दी जाती है इंट्रामस्कुलर रूट से। कैसे? इंट्रामस्कुलर रूट से। फिर एमएमआर रूबेला सबक्यूटेनियस, तो बिल्कुल सही है। ओपीवी पोलियो ओरल, ओपीवी वैक्सीन पोलियो से प्रिवेंट करने के लिए ओरल दी जाती है। एमएमआर रूबेला सबक्यूटेनियस दिए जाते हैं। डीपीटी पर्ट्यूसिस से प्रिवेंट करेगा लेकिन इंट्रामस्कुलर है जो दिया जाएगा। सो हियर इज द करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट पेयर पूछा गया है। नेक्स्ट वन इज द मेन सिम्टम ऑफ चोकिंग इमरजेंसी इज। तो कोई पर्सन चोक हुआ है, उसमें कुछ भी उसके एयरवे में ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है या फिर कुछ भी चोकिंग इमरजेंसी हुई है, तो फर्स्ट साइन क्या होगा? इनएबिलिटी टू स्पीक, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, ड्राइनेस ऑफ माउथ, अनकॉन्शियसनेस। तो फर्स्ट जो साइन होगा, मेन सिम्टम होगा चोकिंग का इमरजेंसी में होगा इनएबिलिटी टू स्पीक। अब यहाँ पर जो चोकिंग है इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? 5 बैक ब्लो एंड 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट देके, जिसको हम क्या कहते हैं? हेमलिच मैन्यूवर। यदि किसी को अदर फॉरेन ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है एयरवे में तो कैसे ट्रीट करेंगे हम चोकिंग को? 5 and 5, दैट मीन्स 5 बैक ब्लो एंड 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट देके, जिसको हम क्या कहेंगे? हेमलिच मैन्यूवर, जो कि एग्जाम में आपको आता है। यदि ये एग्जाम में आता है तो ये क्या है? यहाँ पर हेमलिच मैन्यूवर की ही जो प्रोसेस की जा रही है। तो इसमें क्या किया गया? 5 बैक ब्लो, चेस्ट के यहाँ पर आपको एक हाथ से होल्ड करना है, पीछे से जो शोल्डर ब्लेड है यहाँ पर आपको 5 बैक ब्लो देना है एंड देन एब्डोमेन को यहाँ पर टाइटली, जो रिब केज है, डायफ्राम है, यहाँ से आपको होल्ड करके रखना है, वो भी टाइटली। तो ये क्या है? 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट है, 5 टाइम ऐसा करना है, तो इसको हम क्या कहेंगे? हेमलिच मैन्यूवर। नेक्स्ट वन इज अ थिन एंड सेमी ट्रांसपेरेंट पार्टीशन बिटवीन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड मिडिल ईयर इज कॉल्ड। तो एक सेमी ट्रांसपेरेंट पार्टीशन रहेगा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और मिडिल ईयर के बीच में। मतलब एक्सटर्नल ईयर कैनाल बाहरी जो हिस्सा है वो मिडिल का, और लास्ट आता है इनर में। लेकिन एक्सटर्नल और मिडिल के बीच में जो पार्टीशन है ट्रांसपेरेंट, उसको क्या कहेंगे? यूस्टेचियन ट्यूब, वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या फिर ऑडिटरी ऑसिकल। तो ऑडिटरी ऑसिकल यहाँ पर जो इमेज के थ्रू इजीली समझ में आएगा, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और मिडिल ईयर के बीच में जो एक सेमी ट्रांसपेरेंट पार्टीशन है उसको हम क्या कहते हैं? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। यहाँ पर आउटर ईयर के पार्ट क्या हैं? पिन्ना हो जाएगा, कोक्लिया हो जाएगा, ईयरलोब हो जाएगा, लेकिन
मिडिल ईयर में क्या आएंगे, पूरे ऑसिकल्स, ऑडिटरी ऑसिकल्स आ जाएंगे, मिलियस, इनकस, स्टेपस। फिर इनर ईयर के पार्ट हैं सेमी सर्कुलर कैनाल, कोक्लिया, वेस्टिबुलर नर्व, कोक्लियर नर्व और यहाँ पर अदर ऑर्गन। तो ये सब क्या है, मिडिल ईयर के ऑर्गन है। तो यहाँ पर यदि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और मिडिल ईयर के बीच में जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन पूछी है, जिसको हम ईयर ड्रम भी कहते हैं, ये क्या है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वन इज द पॉइंट एट विच द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पर ट्रैकिया अपर साइड से तो एक ही पार्ट है, लेकिन नीचे जाके लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, जिस पॉइंट पर डिवाइड होगी, हाइलस, लोब्स, कार्डियक नोच या फिर कैरिना, क्या कहेंगे, जहाँ पर ट्रैकिया लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में क्या होती है, प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, पार्ट क्या कहलाता है, कैरिना। देखिए ये वाला सेक्शन, यहाँ पर जो पॉइंट पूछा है, यहाँ से लेफ्ट मेन ब्रोंकस और राइट मेन ब्रोंकस में ट्रैकिया डिवाइड हो रही है, बट जो यहाँ पर डिवाइड होती है पॉइंट क्या कहलाता है, कैरिना। नेक्स्ट वन इज, ये देखिए दूसरी इमेज में भी बताया हुआ है। नेक्स्ट वन इज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर वॉज हेल्ड इन 1978। तो 1978 में प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। तो कहाँ पर हुई थी, यूथोपिया, अल्बर्टा, अत्साना या फिर यूएसएसआर में। तो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 1978 में, कहाँ पर, यूएसएसआर में। तो जो अल्मा अटा डिक्लेरेशन है, इन्होंने अडॉप्ट किया था कजाकिस्तान में प्राइमरी हेल्थ केयर को 1978 में। और जो यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, कहाँ हुई थी, ये जनरली अस्थाना में हुई थी, इंडिपेंडेंस अस्थाना में, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू की हम बुक्स के जाते हैं तो यूएसएसआर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप इसको एक बार जो जरूर क्लियर कर लें, लेकिन बुक्स, सभी बुक्स में यूएसएसआर ही दिया गया है। यहाँ पर प्रिंसिपल पूछे जाते हैं यदि प्राइमरी हेल्थ केयर के कितने होते हैं, टोटल 5 होते हैं, लेकिन यहाँ पर जनरली एग्जाम पर्पस से यदि बात करते हैं हम, तो क्या है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन एंड एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। और जो यहाँ पर प्रिंसिपल के बाद ये क्या होगा, एलिमेंट हो गया। भाई यहाँ पर अदर जो फंक्शनिंग पूछते हैं, एलिमेंट पूछते हैं, तो टोटल कितने होते हैं, 8। नेक्स्ट इज द नर्स आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायड ऑफ सिम्टम इन अ पेशेंट विथ कार्डियक टेम्पोनेट। यदि पेशेंट को कार्डियक टेम्पोनेट है तो 3 क्लासिकल साइन कौन से हैं, 3 ट्रायड साइन है, जो ट्रायड का मतलब हुआ 3 साइन कौन से हैं कार्डियक टेम्पोनेट के। इंक्रीज्ड बीपी, डिस्टेंट हार्ट साउंड एंड फॉलन सीबीपी, फॉलिंग बीपी, राइज सीबीपी एंड डिस्टेंट हार्ट साउंड, डिक्रीज सीबीपी, डिक्रीज ब्लड प्रेशर एंड हार्ट गैलोप्स, राइज्ड ब्लड प्रेशर, फॉलन सीबीपी एंड लाउड हार्ट साउंड। क्या है 3 ट्रायड सिम्टम्स, तो वो है यहाँ पर ब्लड प्रेशर, जिसको हम ब्रैक्स ट्रायड कहते हैं। एग्जाम में याद रखना है, कार्डियक टेम्पोनेट के पेशेंट में जिसको हम बैक्स ट्रायड कहेंगे, तो कौन से बैक ट्रायड का मतलब होगा 3। तो बैक्स ट्रायड के साइन हो क्या, हाइपोटेंशन, दैट मीन्स ब्लड प्रेशर कम होना, जुगुलार बैंड डिस्टेंशन एंड मफल्ड हार्ट साउंड है, डिस्टेंट हार्ट साउंड है, जो सुनाई देंगे किस पे, कार्डियक टेम्पोनेट में। एग्जाम में आता है बैक्स ट्रायड साइन किसके हैं, तो ये कार्डियक टेम्पोनेट के कौन कौन से, हाइपोटेंशन दैट मीन्स लो ब्लड प्रेशर, राइज्ड सीबीपी एंड डिस्टेंट हार्ट साउंड। Next one is the process of movement of solutes from an area of higher concentration to lower concentration is referred as। तो जब जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो भी सॉल्यूट्स हैं क्या करेंगे, मूव करेंगे, तब हम इसको क्या कहेंगे, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर ऑस्मोलैरिटी। 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। यदि डायरेक्ट पूछा कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव हो रहे हैं तो क्या है, डिफ्यूजन। लेकिन यदि यहाँ पर कहते सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहे हैं तब हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। यदि यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टर्म यूज़ करेंगे लेकिन नहीं किया गया तो क्या है, डिफ्यूजन। नेक्स्ट इज एक्सपल्सन ऑफ ग्रेप लाइक वेसिकल्स पर वेजाइना इन द डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ। यदि वेजाइना से ग्रेप लाइक वेसिकल्स है जो एक्सपेल्ड आउट होते हैं तो किसका डायग्नोस्टिक फीचर है, एब्रप्टो प्लेसेंटा, हाइड्रेटिफॉर्म मोल, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या रिटेंड प्लेसेंटा। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एब्रप्टो प्लेसेंटा और रिटेंड प्लेसेंटा में क्या होगा, ब्लीडिंग होगी।
लेकिन ग्रेप लाइक वेसिकल्स नहीं निकलेंगे। किसमें देखने को मिलेंगे? हाइडेटिफॉर्म मोल में, इस तरीके से। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीसेरा वैक्सीन। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि एंटीसेरा वैक्सीन इनमें से कौन सी है। इसका आंसर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको मॉर्निंग में दिया जाएगा। ऑप्शन है टीटी, रेबीज, कोलेरा या फिर टाइफॉइड वैक्सीन। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।